जय हिंद बच्चों। मैं आदित्य कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में। तो आइए तुरंत मैं इसको बताता हूं, है ना। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है क्या Fe दिया गया है ना बच्चा लोग, Fe दिया गया है। इसकी अपक्रिया करी जा रही है H2O से। किसे करी जा रही है? मतलब लोहे की अपक्रिया, मतलब इसको हम आयरन बोलते हैं, जिसको हिंदी में आप लोहा बोल सकते हैं। इसको फेरस भी बोला जाता है। इसकी अपक्रिया करी गई किससे? तो H2O से करी गई। देखो तो निर्माण हुआ Fe3O4 का और H2 का, जो कि ये बैलेंस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है, मतलब संतुलित यह नहीं समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जानना हमको, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसके परमाणुओं की संख्या क्या है। क्या जानना पड़ेगा बच्चा लोग? परमाणु की संख्या। क्या जानना पड़ेगा? परमाणु की संख्या क्या है ना। परमाणु की संख्या। अगर अभिकारक, अभिकारक का मतलब ये हुआ कि जो रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ जो भाग लिए हैं, जैसे Fe और H2O, ठीक है ना, ये अभिकारक हो गए, अभिकारक हो गए, ठीक है ना। अब उत्पाद, ठीक है ना, जैसे Fe3O4 और H2 का निर्माण हुआ है, ये नए पदार्थ बने, इसलिए ये क्या हैं? उत्पाद हैं, ठीक है ना। तो इसमें परमाणुओं की संख्या हमको देखना पड़ेगा, परमाणुओं की संख्या को देखना पड़ेगा। क्या इसमें अभिकारक में और उत्पाद में बराबर हैं कि नहीं हैं? इसको अगर बराबर है तो वो संतुलित होगा, अगर नहीं बराबर है तो क्या होगा? वह असंतुलित रहेगा। तो हम देखेंगे यहाँ जो मैंने लिखा है, Fe और H2O संतुलित की अवस्था में अभी इसके अपेक्षा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे Fe कितना है। तो कहोगे सर जी Fe जो है कितना है? 1 है, 1, ठीक है। और यहाँ पे Fe जो है कितना है? 3 है, तो बैलेंस नहीं है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। वहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा लोग, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप एक चीज़ बताइए, आप क्या देख पाओगे कि हाइड्रोजन जो है कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन जो है 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को, यहाँ पे ऑलरेडी आपका ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन अधिक हो गया। हाइड्रोजन अधिक हो गया तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन होगा, तभी जाके बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन भी देखिए यहाँ पे 8 यहाँ है तो 8 यहाँ है, दोनों ये बैलेंस हो गए। अब Fe3 की यहाँ बात आ गई, तो Fe3 को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे क्या है? केवल 1 है, तो 3 में क्या किया जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो जाएगा, है ना बच्चा लोग। अब आगे समझते हैं क्या लिखा है। एक बार मैं पढ़ के आप लोगों को बता भी देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ बच्चा लोग, इसको एक बार देख लीजिए। कह रहा सभी तत्वों के परमाणु की चरण 3 की बात संतुलित कीजिए। यही मतलब Fe में संतुलित नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे Fe जो है इस H2O था, तो H2O जो दिखाई दे रहा था, मतलब इसमें हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 था, तो इसी को 4 बनाने के लिए क्या किया गया? 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे ये 4 हो गया, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार ऑक्सीजन यहाँ पे संतुलित हो गया, 4 यहाँ भी हो गया, 4 यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब देखें अगर हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, यहाँ भी 4 से हम मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे संतुलित हो गया। और Fe3 की जहाँ बात, मतलब Fe का मतलब जो आयरन है, यहाँ भी 1 था तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और इस प्रकार यह संतुलित समीकरण हो गया है, ठीक है बच्चा लोग। आगे अब बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो अब जो हमारे पास चरण है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को कैसे लिखना है इसके बारे में, है ना। तो अभी देखें अगर आप, तो
हम कैसे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उसको हम सिंबल से कैसे प्रतीकों को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे इसके बारे में। तो अगर कोई भी तत्व अगर ठोस अवस्था में है, ठोस का मतलब होता है सॉलिड स्टेट में है, इन दैट कंडीशन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। अगर सॉलिड है तो यस मतलब ठोस है तो वो यस से प्रदर्शित, यस फॉर जो होता है सॉलिड होता है। क्या बच्चा लोग? सॉलिड होता है ना। अब जो द्रव होता है, द्रव का मतलब यल से, यहाँ पे एक लिखा है मिस प्रिंटिंग है, यल का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है बच्चा लोग? लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। और गैसीय अवस्था में अगर कोई पदार्थ है, कोई तत्व है, ठीक है ना, यौगिक है, उसको हम डायरेक्ट गैस के ही नाम से जानते हैं। गैस, गैस फॉर जी है, मतलब जी फॉर गैस है। ए क्यू का मतलब है जली विलयन, है ना। जली विलयन का मतलब होता है अक्वा, अक्वा का मतलब होता है, अक्वा का मतलब क्या होता है? जली विलयन। अक्वा का मतलब होता है पानी वाला एक विलयन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें आप जो हम समीकरण लिए हैं यफी, ये यफी जो है, आयरन जो है एक सॉलिड अवस्था में होती है। जो आयरन है, आयरन क्या होता है? ठोस अवस्था में ही होता है, आप लोगों को भी पता है, इसलिए यहाँ पे यस से ही रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब देखिए अगर H2O, H2O जो होता है लिक्विड होता है, यल से इसे प्रदर्शित किया जाता है ना। अब देखें यहाँ पे फेरस टेट्रा ऑक्साइड जो है यह इस किस कंडीशन में रहेगा? तो ठोस अवस्था में रहेगा, तो इसलिए इसे क्या किया गया है? यस से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पे H2 है, H2 का मतलब है ये गैस होता है, इसलिए क्या किया गया है? इसे जी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए जो हमको समझना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, इसको आपको ध्यान देना है। बोर्ड की एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बोर्ड की एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को जानना, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या क्या इसके प्रकार होते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन होता है, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया होता है, उसके बाद उपचयन अभिक्रिया होता है, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया होता है फाइनली। और उसके बाद देखे तो संचारण और विकृत गंधिता करके ऐसे पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अगर देखा जाए तो पहला जो प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया का होता है, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया, या इसी को हम एक और अभिक्रिया के नाम से जानते हैं जिसका नाम है योगात्मक अभिक्रिया। किस नाम से जानते हैं बच्चा लोग? योगात्मक अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक ही नाम से पूछा जा सकता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है ना बच्चा लोग। तो देखो यहाँ पे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक जो मिलके क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। बात समझिएगा। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करने का मतलब क्या है, इसको जो समझना है वो समझिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है ए और बी मिला, मतलब दो अलग अलग पदार्थ मिला तो एक सी प्रोडक्ट बनाया, एक सी नया पदार्थ बनाया। तो यहाँ पे दो जो आपको ए और बी दिखाई दे रहा है, ए और बी ये दोनों क्या है? अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वही होता है आपका अभिकारक, है ना। और फाइनली जो देखें जिसका निर्माण हुआ वो क्या होता है? उत्पाद होता है ना। तो यहाँ पे देखें इसका परिभाषा क्या लिखा है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, चाहे एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आपको, फिर से यहाँ पे मैं चाय का ही क्या बता रहा हूँ? उदाहरण बता रहा हूँ, ज़रा समझिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए आप चाय पीते हो, है ना, चाय पीना। अब चाय बना किससे है? मान लीजिए चाय जो बना है कई चीज़ों से मिलकर बना है, दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना है। मान लीजिए दूध से मिलकर बना है, ठीक है,
चीनी से मिलकर बना है। फिर और किससे मिलकर बना होगा, और बना है इसमें मान लीजिए आप चाय पत्ती डालते हैं चाय पत्ती डालते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें इसके सब्सटेंस हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ही चीज़ चाय का निर्माण कर रही है ना, समझिएगा यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हुई, अभिकारक हुई, और फाइनली जो है प्रोडक्ट जो बना है चाय बना है। तो ऐसी जो भी अभिक्रियाएं होंगी बच्चा लोग, वह होगा क्या, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब आइए ज़रा हम समझते हैं इसके उदाहरण को, समझते हैं हम क्या होता है इसका उदाहरण। ठीक है, उदाहरण जैसे कह रहा है कोयले का दहन, मतलब जो कोयला जलता है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता दूं, कोयला है कार्बन का अपरूपक पदार्थ होता है। कार्बन के अपरूपक पदार्थ में जैसे आप हीरा देखते होंगे, ग्रेफाइट देखते होंगे, कोयले को देखते होंगे। और फुलेरीन जो होता है वो भी हीरे का क्या है, सॉरी क्या नाम है, कार्बन का अपरूपक पदार्थ है। तो कोयले का जो दहन होता है, ठीक है ना, कोयले का जो दहन होता है उसमें देखिए कैसे इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों मिल रहा है ना, मतलब दो अलग अलग पदार्थ मिल रहे हैं, और फाइनली जो उत्पाद बन रहा है CO2 का बन रहा है, मतलब दो या दो से अधिक इसमें अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो यह अभिक्रिया जो कहलाई, क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो दिया गया समीकरण है किस अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो आपको बताना पड़ेगा। आपको देख के आपकी बुद्धिमत्ता वहाँ पे परखी जाएगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर मिल रहे हैं, अगर एकल उत्पाद बन रहा है, तो यह जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है ना। अब जल का जो निर्माण होता है, जल का निर्माण, ठीक है, आपको पता है कि जल बनता किससे है, हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो दो अलग अलग पदार्थ से मिलकर बनता है, तो एक ही चीज़ तो फाइनली बनती है जो H2O होती है। तो दो अलग अलग चीज़ मिलके मतलब एक ही चीज़ का निर्माण कर रही है, एक नई चीज़ का निर्माण कर रही है, वो संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसकी अभिक्रिया करी गई किससे, H2O से करी गई। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। एकल उत्पाद का निर्माण किया गया, इसका एक और नाम बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया एक बार पुनः आप लोगों को बताता हूं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये होता है जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही संयोजन होता है। अब आगे समझिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बच्चा लोग। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए कह रहा है जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मैं आप लोगों से कहूँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, उसी को बोलते हो कि यह अभिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। मतलब साधारण से अगर आप देखें, अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है जिसमें से ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, वही आपका क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए इसके उदाहरण क्या क्या है, जरा इसको देख लेते हैं एक बार। ऊष्माक्षेपी के उदाहरण क्या क्या हैं बच्चा लोग। देखिए कह रहा प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का जो दहन जो जलता है वो किस प्रक्रिया में जलता है, जरा समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास मेथेन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, है ना। तो तीन चीज़ों का निर्माण किया। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो है जल का निर्माण किया, तीसरा जो किया ऊष्मा का निर्माण किया। जरा समझिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है बिल्कुल। यहाँ पे मेथेन है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। तो दो चीज़ें जो बन रही हैं उसके साथ साथ ऊष्मा भी बन रहा है। जरा समझिए बच्चा लोग, ऊष्मा भी बन रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊष्मा भी बन रहा है। इसलिए है यह अभिक्रिया जो होगी क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। समझ रहे हो ना बच्चा लोग। अब देखो इसका एक और उदाहरण दिया गया है। कह रहा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन का मतलब जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारा है, मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं ना, वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम सांस लेते हैं, हमें ऊर्जा मिलता है, हमारे शरीर में अत्यधिक जो सांस लेने की क्रिया है उसमें ऊष्मा का संचरण होता है, क्या नाम है, ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलता है। तो यहाँ पे देखें अगर,
तो जो ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में पाया जाता है, ऑक्सीजन हम प्रकृति से लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। और इसके साथ साथ हम हमारे शरीर में ऊष्मा मतलब ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, ऊर्जा के रूप में निकलती है। तो आइए अब समझते हैं, आगे हम बढ़ते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में, है ना। वियोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अभी आप लोगों ने जो देखा, अभी जो आप लोगों ने देखा कि जो क्या नाम है संयोजन अभिक्रिया था, क्या नाम है, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बना रहे थे। ये वियोजन जो अभिक्रिया रहेंगे, इसमें क्या होगा, जो अभिकारक होंगे टूटेंगे, ठीक है, टूट के दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों का निर्माण करेंगे। लिखा भी है इसमें, साधारण सी अगर बात करी जाए तो लिखा है इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक जो होते हैं टूट कर दो या दो से अधिक, यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक क्या उत्पाद का निर्माण करते हैं, आप बनाते हैं, वही आपका क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। जैसे देखिए अभी ये जो है यहाँ पे मतलब ये कोई पदार्थ है, इसको तोड़ने पे दो अलग अलग हिस्सों में बट जा रहा है, बात समझिएगा, ठीक है ना। एक पदार्थ है दो अलग अलग हिस्सों में ये टूट जा रहा है ना, तो यह क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। इसका अगर देखे जाए, तो अब वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऊष्मी वियोजन के बारे में। देखो ऊष्मी जो वियोजन होता है मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जो उत्सर्जित होती है, ठीक है ना, मतलब ऊष्मा द्वारा जो किया गया वियोजन होता है वही क्या होता है, ऊष्मी वियोजन होता है, ठीक है। इसको हम केवल उदाहरण के द्वारा, परिभाषा के द्वारा समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे अगर देखें उदाहरण इसका दिया गया है, फेरस सल्फेट लिया गया। क्या लिया गया बच्चा लोग, फेरस सल्फेट लिया गया है। अब इस फेरस सल्फेट को ऊष्मा की उपस्थिति में ही क्या किया जा रहा है, इसकी अभिक्रिया करी जा रही है ना। अब इसकी अभिक्रिया, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में जब करी जा रही है तो तीन चीज़ों का निर्माण हो रहा है। पहला एक यहाँ, दूसरा आप देख पा रहे हो यहाँ, तीसरा यहाँ। मतलब पहला जो है फेरिक ऑक्साइड, इसको फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं या इसको भूरा लाल रंग भी कहा जाता है। दूसरा जो है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तीसरा जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तीन चीज़ों का निर्माण हो रहा है। मतलब क्या है, ऊष्मा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अभिक्रियाओं के साथ मिलकर काम करता है वही क्या होता है, आपका ऊष्मी वियोजन। तो बच्चा लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी चीज़ें सीखने के लिए फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।